गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? सभी लोग मेंस में लगे होंगे। देखो, टाइम भी कम है ना? अगर आरपीएससी ने जैसा सोचा है वैसा टाइम पे करवा दिया एग्जाम जनवरी के लास्ट में, तो टाइम थोड़ा कम है। आपको उसके हिसाब से ही मेहनत करनी होगी। और मतलब बच्चे काफी तैयारी कर रहे हैं, है ना? उस कट ऑफ ज्यादा जाने का कुछ दूसरा रीजन मत देखना कि ये हो गया होगा, रीट वाले बैठ गए, ये आ गए, ऐसा नहीं है। बच्चे जो प्रॉपर आरएस वाले हैं वो भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और वो मेंस में भी लगे हुए हैं बहुत अच्छे से। आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस सभी लोगों ने देख लिया, स्ट्रेटजी अपनी अपनी बना ली होगी आप लोगों ने कि कैसे क्या करना है, किसका सब्जेक्ट कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसमें ज्यादा नंबर चाहिए, किसमें कम, सब अपने अपने हिसाब से अपने को क्या करनी है, वो स्ट्रेटजी बना लेनी है ना? क्योंकि देखो, किसी को पॉलिटी अच्छी आती है, किसी को ज्योग्राफी अच्छी आती है ना? किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी का और सब्जेक्ट में। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको जिंदगी में आरएस बनना है, तो आप ये जो पेपर 4 है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना इस एग्जाम के लिए, आरएस बनने के लिए, आपके एसडीएम बनने के लिए, उस इंपॉर्टेंस को आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हो। पेपर 4 को आप किसी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, वरना आप बहुत पिछड़ जाओगे, है ना? और देखो, और कितनी एक किस मजे की बात ये भी है कि ये सबसे आसान भी है। ये जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है ना, ये सबसे आसान भी है, इसमें ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और देखो, हिंदी का मुझे नहीं पता ज्यादा, पर इंग्लिश तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना? प्रॉपरली आप सही से तैयारी करो तो लगभग 90-95 नंबर की इंग्लिश आएगी, आपको पता होगा ना? आप 80 नंबर ला सकते हो आराम से। आराम से कितने नंबर ला सकते हो? आप 80 नंबर ला सकते हो। सही से तैयारी करो, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करो, सिलेबस को देखो, एक एक चीज को देखो, एक एक पॉइंट को देखो, है ना? मैंने पहले भी अपने इसी लक्ष्य आरएस के यूट्यूब चैनल पर एक दो वीडियो डाल रखे हैं, जिनमें वो सिलेबस को डिकोड किया गया है ना? तो आप उस सिलेबस को अच्छे से वहां देखो ना, और देखो कि क्या क्या चीज अब कैसे कैसे तैयार करनी है ना? इस पूरे सिलेबस में, इंग्लिश वाले पूरे सिलेबस में ना, केवल मात्र मैं आपको बता दूं, एक जो पैराग्राफ राइटिंग है ना, वो हल्की सी मुश्किल है, उसमें एक दो नंबर आपके कट सकते हैं। वरना उसको छोड़ के जितना भी पेपर है, जहां कहीं भी कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। आप सही से पढ़ो ना, तो आप ग्रामर में पूरे 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। अगर आप थोड़ा सा सही से पढ़ो, सही टीचर से पढ़ो, सही बुक्स पढ़ो, और बहुत ही सही मैटर पढ़ो, शॉर्ट एंड स्वीट ना, तो आप आराम से 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। लेकिन लेकिन आपको इसे पता होना चाहिए कि ग्रामर में पूछा क्या जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आरपीएससी ग्रामर में पूछती क्या है, आरपीएससी ने जो टॉपिक लिखे हैं, कितने टॉपिक है अपने आरएस के अंदर? 6 टॉपिक है टोटल ग्रामर के ना। कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। अब आप लोगों को यही नहीं पता कि इन 6 टॉपिक की सही सीक्वेंस क्या है, इन टॉपिक के अंदर से आरपीएससी पूछती क्या है, कैसे पूछती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे तो मतलब ऐसा है कि वो एक्टिव पैसिव, मैंने देखा है ऐसा अपने यहाँ कोचिंग में भी, मान लो कि इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे और इस बार का मेंस दे रहे हैं, सोचो। और मैं उनको कई बार देखता हूँ, पूछता हूँ कि जो एक्टिव पैसिव है, उनको ये भी नहीं पता कि आरएस के एग्जाम के अंदर जो एक्टिव पैसिव जो आपका टॉपिक लिखा है, या जो आपका टॉपिक नरेशन लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं आएगा। बच्चे हर जगह यही सीख रहे हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, नरेशन के अंदर क्या सीख रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। वो टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज एरर पूछा जाएगा, न कि आपसे वहां ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाएगा। और आप मेरी बात मानना, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता है कि आप अपने एग्जाम में एक्टिव से पैसिव मत बनवा देना किसी सेंटेंस का, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज मत कर देना। वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ उसके अंदर एरर देखनी है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा उस एरर को फाइंड आउट करना है, और उस सेंटेंस को वापस रीराइट करना है सही करके एकदम, है ना? आप वहां सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन मत कर देना बिल्कुल भी, वरना वो 2 नंबर आपके आते हुए भी फ्री में कट जाएंगे, है ना? और उसके बाद देखो, इस ग्रामर के बाद मैं आपको बताता हूँ, इस ग्रामर के बाद बची वोकैब। बची क्या? वोकैब। वोकैब के अंदर आप आराम से 10 में से 10 नंबर ले आओगे। वोकैब के अंदर कितने नंबर ले आओगे? आप आराम से 10 में से 10 नंबर ले आओगे, और आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी, वो जैसे सोच रहे हैं कि भैया पूरी डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मतलब आपको कंसाइज मैटर पढ़ना है इसके लिए। इसमें बस 300-400 तो मुश्किल से आपको वन वर्ड याद करने हैं। और जैसे असाइनमेंट तो आरपीसी पूछती है, जो जितने भी आरपीसी ने एग्जाम करवाए मैंने सब में देखा है उसका क्या ट्रेंड है क्या नहीं है। जिस टाइप के आरपीसी असाइनमेंट तो पूछती है, बस उसी टाइप के 400-500 असाइनमेंट आप तैयार कर लो, आपके आराम से नंबर आ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर ईडीएम। ईडीएम मतलब ये कहावतें, ये वैसे ही इतनी सिंपल होती है, मतलब जितनी मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे ही लगभग सारी याद करवा दूंगा, और उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, कोई वीडियो मुझसे बाहर नहीं आएगी। मैंने अभी पीछे जो बैच भी खत्म किया, मैं आपको बताऊं, और आप यूट्यूब पे भी देखना, मेरी 4 क्लास पड़ी होगी, 4-5 क्लास पहले से, उनके अंदर जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना टेंस का,
अभी 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है जेएलओ का, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछना अपना, ईडीएम का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सही से पता है मेरे को कि प्रॉपरली एरर के अंदर पूछा क्या जाता है ना। देखो जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, उस तरीके से पढ़ने से अब फायदा नहीं है ना। आपको थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना पड़ेगा, उस टेंस को वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे आरपीसी पूछती है, न कि वैसे पढ़ो कि जैसे आप पढ़ना चाहते हो, है ना। एक्टिव पैसिव को वैसे पढ़ो जैसा आरपीसी पूछती है, नरेशन को वैसे पढ़ो जैसा आरपीसी पूछती है, वैसा इस वोकैब में करना है आपको। इस वोकैब को उस तरीके से तैयार करके जाना है जैसा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। साइन वेंटो को सही से तैयार करना है, वन वर्ड को सही से तैयार करना है, ईडीएम अपने को ठीक ठाक ईडीएम याद करके जानी 300-400, और उसमें से पक्का मिल जाएगी आपको ईडीएम। और देखो, और इस इंग्लिश के पेपर की आपको एक खास बात बताता हूँ, क्या है इसमें, इसमें साइन वेंटो, वन वर्ड, ईडीएम, वन वर्ड को छोड़ के ईडीएम, फ्रेजेस, सभी में आपको क्या मिलेगा, और कंफ्यूजिंग वर्ड भी आएंगे आपके। ये कंफ्यूजिंग वर्ड मात्र 153 154 इतने याद करने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं करने, है ना। इन सभी में देखो एक अच्छी चीज ये है कि 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 2 ऑप्शन। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से वन वर्ड को याद करना है ना, उस तरीके से साइन वेंटो को याद नहीं करना है। वन वर्ड को बहुत डीपली और बहुत सही तरीके से 300-400 वन वर्ड अच्छे से रटने हैं अपने को, अच्छे से वन वर्ड रटने हैं। लेकिन साइनो एंटो को उतना नहीं रटना है, क्योंकि साइनो एंटो के अंदर आपको, जैसे आपका प्री एग्जाम दिया ना आपने, प्री के एग्जाम में क्या होता है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बाद में अपने से कोई पूछे तो अपने क्या बोलते हैं कि यार ऑप्शन दे यार, बता दूंगा। और ये सच भी है, जैसे ही आपको ऑप्शन दिया जाता है ना, आप उसका आंसर सही बता भी देते हो, है ना। वैसा ही यहाँ करना है, इस साइनो एंटो के अंदर भी बिल्कुल सेम कहानी है। आप ठीक ठाक पढ़ के जाना, और वहां क्या मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे 2-2। देखो 4 भी नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2-2 ऑप्शन मिलेंगे मात्र, है ना। 2 ऑप्शन में से एक सही करना है आपको, है ना। तो वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, वहां पे थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखो, वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। लेकिन वन वर्ड में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, वहां पे वन वर्ड में आपको वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वन वर्ड आप थोड़े अच्छे से तैयार करके जाना, है ना। ये तो देखो 2 पार्ट हो गए। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपको समझ समझ के क्या करना है, आंसर करना है। पहले जो लिखा उसको समझना है, फिर आंसर करना है। पूरे मेंस के आरएस के सिलेबस में इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, एक अनसीन पैसेज आएगा, एक क्या आएगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज देखो क्या है कि ऊपर एक पैसेज लिखा होगा, उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी में ही आंसर लिखा हुआ है, और वो आपके सामने है। आपको बस वहां से ढूंढना है, निकालना है और लिख देना है। जैसा आपको लिखना है वैसा लिख देना है अपने, ठीक ठाक ना। देखो कितना आसान है। उसके बाद ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में छोटे छोटे 5 सेंटेंस आएंगे। ट्रांसलेशन में क्या आएगा, छोटे छोटे 5 सेंटेंस होंगे, उनका आपको ट्रांसलेशन करना है। ये पिछली बार 2021 में, जैसा मतलब बच्चे कह रहे हैं कि बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था ट्रांसलेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या हुआ, केवल ये जो 5 सेंटेंस है ना ट्रांसलेशन के, ये टफ देख के बच्चों ने ये सोच लिया कि पूरा पेपर ही क्या है, ये तो इंग्लिश बड़ा टफ है। बहुत सारे लोग छोड़ के आ गए, ट्रांसलेशन छोड़ के आ गए। ट्रांसलेशन आप देखो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 10 नंबर का ट्रांसलेशन है। कितने नंबर का ट्रांसलेशन है, 10 नंबर का। अकेला ट्रांसलेशन यहाँ 10 नंबर का है। उधर आप छोटे वाले कोई सब्जेक्ट देखो ना, 20 नंबर से ऊपर एक भी नहीं है। पूरा मैनेजमेंट, पूरी लॉ, बिहेवियर आप देखो तो 20-20 नंबर के मात्र। और यहाँ पर अकेला ट्रांसलेशन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो ऐसे छोड़ना नहीं है उसको, उसको भी करना है। सही तरीके से सीखो, आप पक्का करके आओगे, और वो बहुत आसान चीज है। एग्जाम वाले को बहुत इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं चाहिए, उन्हें उन्हें भी एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ठीक ठाक समझ हो, है ना। तो वो बस इतना ही मांग रहे हैं आपसे, और वो बहुत आसान ही सेंटेंस पूछे गए थे। बस आपका क्या है ना कि थोड़ा नजरिया सही नहीं था उनको देखने का, बहुत आसान सेंटेंस थे। बस बच्चे क्या उससे घबरा गए थोड़ा सा उन सेंटेंस को देख के, और वो सारे छोड़ दिए। कई लोगों का तो पेपर पूरा खराब हो गया उस वजह से। तो ऐसा नहीं सोचना है, कोई एक आधी चीज थोड़ी अगर थोड़ी सी टफ आ भी जाए तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपने को लेकिन पहले से तैयार होके जाना चाहिए। आप पहले से तैयार होके पता है किसके लिए जाते हो, आप पहले से तैयार होके जाते हो कि ये इस टाइप के सेंटेंस आएंगे कि राम आम खाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, है ना, राम ईट्स मैंगो, शी कुक्स फूड। ऐसा ऐसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे अब आपको, है ना। पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, आप 2021 में इंग्लिश का पेपर देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना, तो आप एक कदम आगे तैयारी करो यार। आप क्या बनने जा रहे हो ये सोचो। आप सपना ले रहे हो एसडीएम बनने का, आरपीएस बनने का, है ना, डीएसपी बनने का, तहसीलदार बनने का। एक कदम आगे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर वहां भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। एक कदम आपको लोगों से आगे रहना पड़ेगा। जहां तक लोग सीख रहे हैं वहां तक सीखने से तो 200 में से 100 नंबर भी नहीं आएंगे। 200 में से कितने नंबर भी नहीं आएंगे, 100 भी नहीं आएंगे। थोड़ा सा आगे सीखो, अपने दिमाग के लिमिटेशन को तोड़ो, और थोड़ा सा आगे बढ़ो। आप कम से कम 200 में से पता है कितने नंबर का टारगेट चलो, 160 नंबर का टारगेट लेके चलो यार। 145, 148, 150 तो पिछली बार ही आए हैं भैया, पिछली बार लाए हैं ना लोग।
तो आप तो कम से कम 160 170 नंबर का टारगेट लेके चलो, और आप सही गाइडेंस में अगर आप तैयारी करोगे तो ये टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अचीव नहीं कर सकते या ऐसा कुछ मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से 160 नंबर को मतलब टच कर सकते हो, और लोग करेंगे। लोग करेंगे, इस बार भी करेंगे, देखना। अब 2021 का जब मेंस कॉपी आए ना, तब आप देखना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका 2018 में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 21 में उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, है ना? ये पेपर 4 ही है, ये पेपर 4 ही जो सारी कहानी घुमा देता है ना? इस पेपर 4 को बहुत अच्छे से तैयार करो। ये आपका इंटरव्यू कॉल करवा देगा, ये आपका मेंस क्लियर करवा देगा, ये आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। ये पेपर 4 आपको एसडीएम बना सकता है। इस पेपर 4 में इतनी ताकत है। और जो बच्चा 160 सोच के जा रहा है, 160 को आसपास टच भी कर गया ना, उसको वो प्रॉपर एसडीएम बनेगा, वो प्रॉपर एसडीएम बनेगा एकदम। क्योंकि देखो, इसके अलावा जो पेपर 3 और बचते हैं ना, 1 2 3, उनमें आज तक हाईएस्ट नंबर आप देखना कितने हैं, है ना? 150 नहीं आए अभी तक किसी के, 140 भी नहीं आए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है 130 भी नहीं आए होंगे, है ना? वहां इतना गैप नहीं आपके पास ऊपर जाने का, लेकिन इस पेपर में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप 160 भी टच कर सकते हो, अगर आप सही से तैयारी करो तो। आप आराम से इसको टच किया जा सकता है। एक बार अपना पढ़न कर लो, फिर पीछे मत हटो, कि करना है तो करना है, 160 लिख के रख लो, करना है तो करना है अपने को अचीव हर हाल में। लोग करेंगे, लोगों देखो प्री में कट ऑफ देखो आप कितनी हाई है ना? तो अब इस एग्जाम को इतना आसान मत मानो कि आप यूं ही मजे मजे में निकाल जाओगे, सोते सोते पढ़ रहे हो तो निकाल जाओगे, नहीं। थोड़े से एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको सही से एग्जाम निकालना है तो। अब देखो, आज की जो क्लास है, मैं मतलब वैसे मैंने सिलेबस पहले भी डिस्कस कर रखा है, मैं आपको एक बार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे लक्ष्य आरएस पे मैं डाल दूंगा अच्छे से सिलेबस को, पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज क्या क्या कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है ना? ए टू जेड आपको चीजें बता दी जाएगी, पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कर देंगे। आज मैं आपको स्पेशली बताने आया हूँ कि वो जो पिछले साल जो ट्रांसलेशन आए थे ना, जो आपको लग रहे थे कि यार ये तो बड़े मुश्किल चीजें पूछ ली इन्होंने ना, आरपीसी ने तो बहुत मुश्किल ट्रांसलेशन पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कैसे आप देखो इजी तरीके से कर सकते हो, बस मैं आपको यही बताने आया हूँ। आरएस 2018 में ट्रांसलेशन बहुत आसान आया था, और 21 में क्या हुआ ना, बच्चे उसी उम्मीद को लेके चले गए कि इस बार भी क्या होगा, वैसा ही मिलेगा अपने को, लेकिन उसी लेवल की तैयारी करके गए। लेकिन आरपीसी ने अचानक से क्या कर दिया, झटका दे दिया। आरपीसी ने थोड़े से ठीक सेंटेंस पूछ लिए। तो बस इतना ही कह रहा हूँ, एक कदम आगे रखो, एक कदम आगे की सोचो, एक कदम लोगों से एक कदम आगे रहो। मैं इस बार ये नहीं कह रहा सिर्फ ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन तो अच्छा तैयार करके जाना ही जाना, और मैं आपको बताता हूँ, आप ग्रामर थोड़ी सी अच्छी पढ़ के जाना, थोड़ी सी डीप पढ़ के जाना, आप वर्ड मीनिंग थोड़े से अच्छे तैयार करके जाना, अनसीन पैसेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना, आप लोग प्रेसी राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना। मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉपरली प्रेसी लिखते कैसे, है ना? बच्चों को नहीं पता कि प्रेसी का टाइटल कैसे लिखना है, ये भी मतलब नहीं पता, और एग्जाम वाला ना आपकी पूरी प्रेसी पढ़ेगा भी नहीं, वो सिर्फ जो आपने टाइटल लिखा ना, सिर्फ मात्र टाइटल, उससे वो पहचान जाएगा कि आपको प्रेसी लिखनी आती है या आपको प्रेसी लिखनी नहीं आती, सिर्फ टाइटल से देखो, है ना? तो आपको सिखाएंगे कि कैसे उसका सही टाइटल लिखना है। उसके बाद देखो पैराग्राफ लिखना थोड़ा सिखाएंगे, इतनी ग्रामर सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो आप ठीक ठाक पैराग्राफ लिख दोगे वहां। उसके बाद देखो लेटर है, लेटर के फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार करवाएंगे आपको, है ना? फॉर्मेट फॉर्मेट के 5 नंबर है, ये अकेला लेटर पता है 10 नंबर का है, अकेला लेटर 10 नंबर का है, और फॉर्मेट फॉर्मेट के 5 नंबर है अकेले फॉर्मेट के। और फॉर्मेट सीखने में मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। सोचो मतलब 30 मिनट्स में, ओनली इन 30 मिनट्स आप यू आर प्रिपेयर फॉर द 5 मार्क्स एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे इसमें फॉर्मेट में तो। और लेटर लिखना भी बहुत आसान है, देखो ऊपर सेंटर एड्रेस दिया होगा, 3 लाइनें मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी बहुत 1 2 लाइन खुद लिख देना, 3 लाइनें फिर नीचे की बता देंगे, और ये लेटर हो जाएगा आपका तैयार। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, आप सही से सीखो चीजों को। बिना सीखे जाओगे तो नहीं होगा। देखो देखो, आरपीसी आपको खुद ऑप्शन दे रही है, एक तरफ तोप है, तोप से दुश्मन को मारना है ना? दूसरी तरफ एक चाकू है, एक तलवार है। तो आप क्यों वो चाकू और तलवार उठा रहे हो? आप तो खुद क्या उठाओ, आप तो खुद तोप ही उठाओ ना, तोप ही लेके चलो, उसी से मारेंगे, है ना? आप क्यों इतना सोचते हो? आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाओ ना, आपके सामने तोप है ये, बहुत अच्छी सी, जो आपके बहुत काम आएगी, है ना? इसको अच्छे से तैयार करके जाओ, देखो आप फटाफट मतलब विद इन 1 आवर आप देखना 80 90 नंबर पा लोगे इसमें। 80 नंबर क्रॉस कर जाओगे आप इसमें इंग्लिश में आराम से, बहुत इजीली। कुछ नहीं लिखना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, छोटे छोटे से सेंटेंस आएंगे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रामर पूछेगा आपसे। पीछे देखे आपने किसी ने ग्रामर में क्या 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 पूछा पिछले साल? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, डिड ऐसा पूछा, सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड,
है ना। अब देखो डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ कैसी फॉर्म लिख दी, सेकंड। गलत हो गया, क्या लिख देंगे, SCRATCH, स्क्रैच। लो बस, इतना सिंपल है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इतना सिंपल ही पढ़ के जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ इस सिंपल से थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के जाओ। अगर कैसा भी पेपर आएगा, आपके नंबर नहीं कटने वाले, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो, जो देखो ये वही सेंटेंस लिखा हुआ है एज इट इज, ये मैंने लिखा खुद ने, जो आरएस 2021 में आपसे आरपीएससी ने पूछा था, है ना, जिसको आपने सोचा कि बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब बता रहा हूं कि ये कितना आसानी से इसको किया जा सकता है। मैं इवन आपको सिखा भी दूंगा कि कितना आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन वहां कर सकते थे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना। देखो, अगर सेंटेंस बड़ा आ जाए ना ऐसे लिखा हुआ, तो उसको करने की एक ट्रिक होती है। उसको करने की ट्रिक ये है कि उस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको उसका ट्रांसलेशन करना है, ना कि पूरे सेंटेंस का आप देख के सीधा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। अगर आप पूरे सेंटेंस को देख के अगर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही हड़बड़ा जाओगे, और एक दो वर्ड लिखने के बाद उसको छोड़ दोगे, है ना। छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके बाद ना। आप इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करो, इसकी यही ट्रिक है। और देखो, आपको एक बात बताता हूं मैं, बच्चों कैसे लगता है कि सेंटेंस में क्या होगा, ट्रांसलेशन में या तो 0 नंबर मिलेंगे या 2 नंबर मिलेंगे। क्या सोचता है बच्चा कि या तो नंबर मिलेंगे 0, वरना नंबर कितने मिलेंगे, 2। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। आरपीसी आपको 1 से 1/2 भी देती है, 1 से 3/4 भी देती है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी कुछ वजह है। इसके बताने की ये वजह है कि आप इसको परफेक्शन के चक्कर में पूरा छोड़ के मत आओ। जितना आपको समझ में आ रहा है ना, जितना जैसा आपको समझ में आ रहा है ना, उतने का ट्रांसलेशन करो। हो सकता है सामने वाला आपको 1.5 नंबर दे दे, हो सकता है आपको 1 नंबर दे दे, हो सकता है आपको 1 से 3/4 नंबर दे दे, हो सकता है 1 से 1/4 नंबर दे दे वो, है ना। जितना आपने लिखा है उसके आधार पे, है ना। और देखो, अगर 5 में भी आप इतना कर गए ना, 1.5 नंबर भी, तो 7.5 नंबर हो जाएंगे आपके टोटल। और 7.5 नंबर आरपीसी में क्या होते हैं, ये आपको खुद को अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपने किसी सीनियर से पूछना आप, है ना, कि क्या होते हैं। तो बस इतना है कि इसको छोड़ के नहीं आना है। जितना समझ में आए, जैसा समझ में आए, अपने को करना है। और प्रॉपरली, अभी तो खूब टाइम पड़ा है, देखो 80 दिन पड़े होंगे कम से कम। आप अगर सही से तैयारी करो ना, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी पेपर की है, और इसी को सबसे अच्छा तैयार करो। ये बिल्कुल धोखा नहीं देने वाला। बाकी कोई भी पेपर 1 2 3 में क्या हो सकता है पता है, आप जो पढ़ के जाओ हो सकता है वो ना आए। आप जो पढ़ के जाओ, ऐसा हो सकता है कि वो ना आए। आपके सर जो पढ़ाए हो सकता है कि वो ना आए, वहां पे एग्जाम वाला कुछ और पूछ ले, आरपीसी कुछ और पूछ ले, उसमें से कहीं किसी और चीज के बारे में पूछ ले। लेकिन ये जो इंग्लिश है ना, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ फुली, मेरी गारंटी है। जैसा आपको पढ़ाया जाएगा ना, वही आपके एग्जाम में आएगा। जो आपको यहाँ पढ़ाएंगे ना एग्जाम में, वो का वही आएगा। अगर आपको लेटर के फॉर्मेट सिखाएंगे, 5 नंबर के फॉर्मेट आते हैं ना, तो वहां आपसे फॉर्मेट पूछेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे फॉर्मेट ना पूछे, आपसे लेटर ना लिखवाए, वो लिखवाएगा। प्रेसी आपसे लिखवाएगा, 10 नंबर की प्रेसी है ना। जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, एज इट इज वहां पर आएगा। इस पेपर की बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। आप अच्छे से तैयार करो, चुपके से इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखो। आप लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, देखना। और आप इस मेरी बात को याद रखना, आप एक दिन खूब दुआएं दोगे मुझे कि सर ने बिल्कुल सही बताया था। अब देखो, अब ये जो सेंटेंस लिखा है ना, अपने को इसको करना है इसका ट्रांसलेशन। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। अब ये वही सेंटेंस लिखे हैं जो एज इट इज आपके आरएस 2021 में पूछे गए थे। आप पेपर तो आप लोगों ने देखे होंगे, वरना आप क्या करना, आरपीसी की साइट से पेपर डाउनलोड करना 2021 आरएस वाला मेंस, और उसमें जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है ना, उसमें जाना और देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 26 पे मिलेगा। ये कितने नंबर क्वेश्चन पे मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 26 पे मिलेगा। वहां पे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन, है ना। ये आपको कितने नंबर पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 26 पे मिलेगा आपको। ये एज इट इज सेंटेंस मिलेगा। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। अब देखो, अब आप ये सीखो कि इसका ट्रांसलेशन करना कैसे है। अब देखो, सबसे पहले अपने इंग्लिश लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सभी बच्चे सोचते हैं क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपने सब्जेक्ट लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ कौन है, बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। करता कौन है, करने वाला कौन है काम को, यहाँ कोई करता नहीं है। यहाँ कौन नहीं है, यहाँ कोई करता नहीं है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एक डमी सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक डमी सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखो छोटे क्लासों में सुना होगा, एक राजा था, आप क्या बनाते थे, देयर वॉज ए किंग। वैसा ही बस यहाँ करना है।
है ना। डमी सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली में, देयर होता है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन होता है, देयर होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान होता है। वैसे ही जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन होता है, सब्जेक्ट देयर होता है। अब आपने लिख दिया देयर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, पीछे से शुरू करना है। देयर लिख दिया, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस है के लिए क्या लिखेंगे, देयर इज, देयर इज, है ना। अब देखो आगे क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है। आवश्यकता को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। क्या बोलते हैं, नीड। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीड। देयर इज ए नीड, देयर इज ए नीड। क्या है वहां पर, आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है, देखो ये खुद दिखेगा। और उल्टा चलो, की इंग्लिश क्या होती है पता है आपको, का के की, इसकी इंग्लिश होती है ऑफ। क्या होती है, ऑफ। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफ, है ना। स्कूल की बस क्या बोलते हैं, बस ऑफ स्कूल। स्कूल की बस, बस ऑफ स्कूल। ऐसे देखो, का के की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ। अब आगे चलो देखो, सक्रिय न्यायिक। अब सक्रिय का आपको पता है, सक्रिय की इंग्लिश आपको आती है। सक्रिय की इंग्लिश होती है एक्टिव। देयर इज ए नीड ऑफ एक्टिव। न्यायिक क्या होती है, न्यायिक आप लोगों को पता है, जुडिशियल। देयर इज ए नीड ऑफ एक्टिव जुडिशियल, है ना। अब देखो एवं, एवं, एवं क्या है, देखो एवं का मतलब और ही तो है ना। एवं का मतलब क्या है, और ही है। और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड। देयर इज ए नीड ऑफ एक्टिव जुडिशियल एंड सामाजिक प्रयासों। अब देखो सामाजिक की आपको पता है इंग्लिश क्या होती है, सोशल। क्या होती है, सोशल। प्रयासों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफर्ट, है ना। सोशल एफर्ट्स, सोशल एफर्ट्स। देखो कितना बढ़ा दिया हमने, है की इंग्लिश बना दी, आवश्यकता की इंग्लिश बना दी, की बना दी। ऐसे काट देना आप एग्जाम में, आप प्रयासों की बना दी, सामाजिक की बना दी, एवं की बना दी, है ना, सक्रिय की बना दी, न्यायिक की बना दी, सबकी बना दी। ऐसे एग्जाम में आप क्या करना, उसको काट देना। अब बची किसकी, इतने से पार्ट की, बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए। अब के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फोर। के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फोर, FOR। के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फोर। के लिए को काट दो, है ना। अब क्या, बाल अपचारियों के पुनर्वसन। अब देखो पुनर्वसन की इंग्लिश क्या होती है, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वसन। का के की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई थी, क्या होती है, ऑफ। ये लिख दिया ऑफ। अब देखो वो बाल अपचारियों को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, बाल अपचारियों को इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। अब आप कहोगे कि सर ये वर्ड ही तो हमें नहीं आता था, ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो हमने पहली बार सुना है ना। कोई बात नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां एज इट इज वर्ड टू वर्ड वैसा ही सही ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको ऐसा वर्ड नहीं आता है ना एग्जाम में, कोई बात नहीं है, आप इसको मत लिखो। उसका मतलब तो समझ गए ना, बाल का मतलब बच्चे, अपचारी का मतलब गलत काम करने वाले, क्रिमिनल टाइप के, है ना। मतलब तो समझ गए ना। आप जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स मत लिखो, आप इसकी जगह से लिख दो चाइल्ड, फिर एक डैश लगा दो और लिख दो क्रिमिनल्स। ये तो आता है ना आप लोगों को, भाई इतनी इंग्लिश तो आती है ना, चाइल्ड क्रिमिनल्स तो लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो, चाइल्ड क्रिमिनल्स, है ना। देखो इससे क्या होगा, कोई बात नहीं, आपने एक दो शब्द सही से नहीं लिखे, बाकी आपने सही लिख दिया। एग्जाम वाला आपको 100% 1 से 3/4 नंबर तो पक्का देगा। नहीं तो हो सकता है तो आपको 2 नंबर देगा। पता है क्यों देगा, क्योंकि उसने जितनी भी कॉपियां देखी ना, किसी ने प्रयास ही नहीं किया, किसी ने एफर्ट ही नहीं किया, किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने कोशिश ही नहीं की। आपने कम से कम कोशिश तो की यार, आपने कम से कम कोशिश की ना, आपको 2 नंबर देगा, वो पक्का 2 नंबर देगा। और छोड़ो, देखो आप सोचो कि मुझे तो चाइल्ड क्रिमिनल्स भी नहीं लिखना आया, तो आप क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, देखो दी चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन हु आर क्रिमिनल्स। बस कितना सिंपल है, देखो आप ऐसे लिख दो दी चिल्ड्रन हु आर क्रिमिनल्स, है ना। इतना ही आसानी से आप वहां बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई फाई वर्ड आते थे तो मैं इसको बना पाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि ऐसा वर्ड था, चलो आपको नहीं आता होगा, मत लिखो उसको, नहीं आता है तो नहीं आता है ना। किसी किसी बच्चे को नहीं आएगा वहां पे ऐसा वर्ड तो, है ना। तो सिंपल तो लिखो, कम से कम आप ऐसा तो लिखो, चाइल्ड क्रिमिनल्स तो लिखो, द चिल्ड्रन हु आर क्रिमिनल्स तो लिखो, ऐसा तो लिखो। अब देखो कितना सिंपल हो गया, देयर इज ए नीड ऑफ एक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स
फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड क्रिमिनल्स या द चिल्ड्रन हु आर क्रिमिनल्स या फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, है ना। इतना सिंपली आप कर सकते हो और इतना सिंपल करते ही आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लग रहा है नहीं मुश्किल है तो आप एक बार हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखना, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं कि वो जम्मू जम्मू ऐसे लिख देते हैं जम्मू, इस पे लिखो आप 2 नंबर में क्या लिखोगे, ऐसे लिख देते हैं, ऐसा आता है जम्मू। अब कई बच्चों को तो ये समझ नहीं आया कि जम्मू होता क्या है, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा, ये अपने जागरण जम्मे नहीं होते जो रात को लगते हैं, है ना। तो ये जो जम्मा होता है, जो रामदेव जी का जागरण होता है, उसको जम्मू बोलते हैं। अब आपको वहां जम्मू अचानक से आप ऐसा देखोगे ना जम्मू लिखा हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जम्मू क्या है, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला आपको। और यहाँ देखो थोड़ी सी प्रयास करना, थोड़ी सी कोशिश करना, आप इसमें आराम से 1 से 1.5 नंबर तो आराम से ले जाओगे बिना कुछ आए भी। और थोड़ी सी ज्यादा कोशिश कर ली, थोड़ा सा ढंग से आप पढ़ के चले गए, पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले गए, 200 200 500 सेंटेंस की भी प्रैक्टिस अगर आप करके चले गए ना, आप 2 में से 2 नंबर लाओगे वहां पे। अब आप देखो प्रैक्टिस ही ना करके जाओ तो भैया नहीं आएंगे। अब देखो अगला सेंटेंस क्या था, वो जो 2021 वाला पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 27 था ये, है ना। सेकंड नंबर सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 27 था। ये क्या था, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश होना नहीं जानता। कितनी सिंपल इंग्लिश है देखो। मैं के लिए तो आप बढ़ा दोगे ना, मैं के लिए तो क्या लिख दो, आई। मैं के लिए तो क्या लिख दो, आई। छोड़ो इसको, मैं लिख दिया। अब देखो नहीं जानता की इंग्लिश तो बना सकते हो ना, नहीं जानता। नहीं जानता की इंग्लिश क्या होती है, डोंट नो, आई डोंट नो, है ना। कितना सिंपल है देखो, ऐसे लिख दो, आई डोंट नो। लो, इससे आसान क्या होगा कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। खूब सुना होगा आपने, खूब फिल्में देखते हो आप, खूब बोलते हैं लोग, आई डोंट नो आई डोंट नो। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक ऐसा होता है कि ये जो नो वर्ब होती है ना, इसके बाद कुछ जानने के लिए पता है क्या लिखते हैं, हाउ लिखते हैं अपने हमेशा। इस नो वर्ब के बाद अगर आप सही से ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एच ओ डब्ल्यू, हाउ लिखते हैं। नो के बाद क्या लिखते हैं, ऐसा देखो, के एन ओ डब्ल्यू, इस नो के बाद क्या लिखते हैं, हाउ लिखते हैं, एच ओ डब्ल्यू हाउ। देखो जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव। ऐसे कोई बोलता है ना कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो उसकी इंग्लिश पता है क्या होगी, आई नो हाउ टू ड्राइव। अगर कोई ऐसे बोले मुझे गाड़ी चलानी आती है तो क्या बोलेगा इंग्लिश में, आई नो हाउ टू ड्राइव। या बोले कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या बोलेगा, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। कोई लड़की बोले कि मुझे खाना बनाना आता है तो क्या बोलेगी, आई नो हाउ टू कुक। या आजकल लड़कियों को नहीं आता है तो क्या बोलेगी, आई डोंट नो हाउ टू कुक। कितना सिंपल है देखो। अब लिख दिया आई डोंट नो, अब लिखो देखो हाउ, है ना। अब काटो, देखो जितना ट्रांसलेशन आपने कर लेना उसको काटो, ये बहुत जरूरी है। मैं को काट दो, होना नहीं जानता काट दो, है ना। आई डोंट नो, अब देखो अब ये एक बच गया, अब भी ये एक्चुअली में क्या होती है, एडवर्ब होती है। इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, इसको आप अब भी को कहीं भी लिख सकते हो। इस अब भी की इंग्लिश क्या होती है, स्टिल। इसकी इंग्लिश होती है एस टी आई डबल एल, स्टिल। आई स्टिल डोंट नो, है ना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, स्टिल। आई स्टिल डोंट नो हाउ, हाउ लिख दिया। अब देखो क्या, ज्यादा खुश, अब क्या आ गए, ज्यादा खुश। हाउ टू बी, किसी से कम या ज्यादा खुश होने के लिए क्या लिखते हैं, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। हाउ टू बी हैप्पियर, हाउ टू बी हैप्पियर, ज्यादा खुश ऐसे काट दो, होने से, तुम्हारे साथ होने से ना। अब देखो हाउ टू बी हैप्पियर देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन। हाउ टू बी हैप्पियर देन, किसी के साथ होना क्या होता है, आई एम विद यू, है ना। ऐसे क्या क्या लिखेंगे, बीइंग विद यू, है ना। किसी के साथ होने को कैसे बोलते हैं, आई एम विद यू। अब आप ये जो वर्ब होती है ना, एम, ए एम एम, ये पता है क्या होती है, ये बी की ही फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म 4 होती है, इज, एम, आर और खुद बी। उसी एम की ही ये V1 प्लस आई एन जी, देखो बीइंग, है ना। आई स्टिल, स्टिल किसके लिए लिखा, अब भी। आई स्टिल डोंट नो, इसको काट दो, हाउ टू बी हैप्पियर देन बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होने से। जितने का ट्रांसलेशन हो जाए ना, उतने को अपने काट देना है थोड़ा सा पेंसिल से, बाद में वापस रब कर देना, है ना। देखो कितना सिंपली आपने ट्रांसलेशन कर लिया, कितना सिंपली कर लिया। और 2 नंबर मिल रहे हैं, देखो करते जाओगे 2 नंबर आपको एग्जाम वाला देता जाएगा। पता आपको क्यों देगा वो, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो कोशिश भी नहीं की है।
इसलिए वो आपको क्या करेगा, पक्का 2 नंबर देगा। अगला देखो सेंटेंस, उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग ना करें, वह पूर्ण रूप लिखें। अब आपको एक बात बताता हूं, देखो इसमें प्रॉब्लम आपको यहां हुई होगी ना। देखो ऐसी प्रॉब्लम पता है क्यों हुई आपको, आप अगर वन वर्ड थोड़े से अच्छे से पढ़ के जाते ना, वन वर्ड, पता है वन वर्ड में आप अल्फाबेटिकली पढ़ते हो, तो जब ए से शुरू होता है ना, उसमें आप 5-6 वन वर्ड पढ़ते ही ना, ये एब्रीविएशन वर्ड आ जाएगा वहां पे। इस संक्षिप्त आकार के लिए जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, एब्रीविएशन, और ये एब्रीविएशन वर्ड वहां पे आपको पक्का मिल जाएगा। आप अगर वन वर्ड थोड़े से वन वर्ड पढ़ के जाओगे ना, ये एब्रीविएशन वर्ड पक्का मिलेगा आपको, संक्षिप्ताकार, है ना। इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्ताकार, एब्रीविएशन। अब देखो अपने इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखो, उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें। अब एक बात देखो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कोई नहीं है, और आपको क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ना। अपने सीधा देखो न करे से लिखे, क्या करें, पीछे क्या लिखा, प्रयोग न करें, डोंट, डोंट लिख दो, डोंट का न करे को काट दो। प्रयोग की इंग्लिश क्या होती है, मतलब यूज करना, डोंट यूज, प्रयोग उपयोग, यूज करना, यूज, डोंट यूज। एब्रीविएशन कहा ना, एब्रीविएशन, देखो ऐसे, डोंट यूज एब्रीविएशंस, डोंट यूज एब्रीविएशंस, कर दो इसको, है ना। अब यथासंभव मतलब जहां तक संभव हो, यथासंभव मतलब जहां तक संभव हो, और संभव की इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं संभव को, पॉसिबल, और जहां तक संभव को क्या बोलते हैं, डोंट यूज एब्रीविएशन एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल का मतलब जहां तक संभव हो, संभव का आपको पता है पॉसिबल बोलते हैं, आपको आता है, आप ये बात नहीं कह सकते कि हमें नहीं आता है। ये बात मैं मान सकता हूं कि आपको एब्रीविएशन नहीं आता होगा, पर ये आपको आता है पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। और एब्रीविएशन भी आपको आना चाहिए, पता है क्यों, आप वन वर्ड पढ़ोगे ना, अगर आप 10 वन वर्ड भी रटोगे ना, उन 10 के अंदर एब्रीविएशन आपको मिलेगा, है ना। डोंट यूज एब्रीविएशन एज फार एज पॉसिबल, न करे काट दिया, ये काट दिया, यथासंभव का बना दिया। अब बच गया कौन, देखो उत्तर पुस्तिका में, डोंट यूज एब्रीविएशन एज फार एज पॉसिबल इन, उत्तर पुस्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंसर शीट, लो बस खत्म, आंसर शीट। अब उसके बाद देखो, अब ये वह लिखा है वह, अब आपको पता है वह लिखा हो, एवं लिखा हो, और लिखा हो, सभी का मतलब तो इंग्लिश में क्या होता है, एंड। हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं, पर इंग्लिश में तो क्या है, एंड, वह। अब वह को काट दो, फिर क्या लिखा है, पूर्ण रूप लिखें, पूर्ण रूप लिखें, एंड राइट फुल फॉर्म। पूर्ण रूप को देखो, पूर्ण को क्या बोलते हैं, फुल, और रूप को क्या बोलते हैं, फॉर्म, लिखे को क्या बोलते हैं, राइट, लिखे को बोलते हैं राइट, पूर्ण को बोलते हैं फुल, रूप को बोलते हैं फॉर्म। कितना सिंपल है, एंड राइट फुल फॉर्म, कितना आसान हो गया। अब देखो एब्रीविएशंस क्या होते हैं, एब्रीविएशंस वो होते हैं जैसे यूएनओ है ना, इसकी फुल फॉर्म तो क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके एब्रीविएशन क्या है, यूएनओ, इसके एब्रीविएशन क्या है, यूएनओ। जैसे अपनी आरपीएससी है, खुद देखो आरपीएससी, आरपीएससी क्या एब्रीविएशन है ना, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ऐसे ही। तो ये सब क्या है, ये इसकी एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म क्या है, पूरा बड़ा करके लिख दो, है ना, वो एब्रीविएशन आप समझ गए। अब देखो आगे चलते हैं। देखो वो आपसे बहुत सी चीजें पूछता है, उसको पता है कि बच्चा वन वर्ड पढ़ेगा तो वो एब्रीविएशन सीखेगा, एब्रीविएशन सीखेगा तो उसकी इंग्लिश करवा के यहाँ पे आपसे चेक कर ली उसने ना, एग्जाम वाले ने। अब आप नहीं पढ़ के गए तो उसकी गलती नहीं है। अब अगला देखो, कितना सिंपल है, कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द एवं विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, अच्छा, कवि, कवि की इंग्लिश तो बना दोगे ना, ये ने से पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कवि की इंग्लिश बना दो, दी पोइट, दी पोइट, ऐसे बना दो, दी पोइट। अब पीछे आते हैं मैंने ना, उकेरा है पे। अब देखो आप ये सोचो कि टेंस कौन सा है, यहाँ पे टेंस कौन सा है ना, क्या ये पास्ट की बात कर रहा है, क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या प्रेजेंट की बात कर रहा है। चलो इतना आपको पता चल गया कि फ्यूचर नहीं है ना, ये क्या नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये क्या नहीं है, फ्यूचर तो नहीं है, उकेरा है, ऐसी बात कर रहा है। अब देखो, अब पास्ट भी नहीं है क्योंकि है लिखा हुआ है ना, पास्ट भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। देखो इसी तरीके से आप पहचान करना, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अपनी मर्जी से वहां कुछ उल्टा पुल्टा मत लिख के जाना, वो नंबर कट जाएंगे आपके।
अब देखो उकेरा है, अब देखो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। अब आप प्रेजेंट में सोचो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो ऐसे लिखा होता उकेर रहा है। देखो पहली बात सबसे पहले काटो कि फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर होता तो गागेगी होता, ऐसा कुछ होता, फ्यूचर की बात होती नहीं है। ये पास्ट भी नहीं है, क्योंकि पास्ट होता तो था होता, ऐसा कुछ होता, यहाँ पे तो है लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कितने हैं टेंस? 4। चारों में देखो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो क्या होता, उकेर रहा है, ये उकेर नहीं रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ ये लिखा होता कि उकेरता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्या लिखा होता, उकेर रहा है। तो ये बचा क्या? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं आपको देखो आपका जो एग्जाम है ना, उसमें आपको दो ही चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है, एक ग्रामर, एक कंपोजिशन। कितनी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है? ग्रामर और कंपोजिशन। मैं आपको दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। आप ये सेंटेंस क्या, इससे भी बहुत 10 गुना खतरनाक सेंटेंस लिखेगी ना आरपीसी, आप उसका भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करोगे। और आपको एक बात बताता हूँ, ट्रांसलेशन का इतना कितना फायदा है। ये ट्रांसलेशन यहाँ तो आपको 10 नंबर दिलाएगा ही, यही ट्रांसलेशन, इसी ट्रांसलेशन की मदद से आप पैराग्राफ लिखोगे, इसी ट्रांसलेशन की मदद से जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन आएगा ना, क्या इलेबोरेशन, वो क्या होगा, इलेबोरेशन, है ना, आप वो इसी ट्रांसलेशन की मदद से लिखोगे। और आपको बताता हूँ, आपका जो लेटर राइटिंग करनी आएगी ना, 10 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर, 34th नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आपको इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी ना, लिखनी पड़ेगी आपको, उसमें भी ये ट्रांसलेशन काम आएगा। मैं आपका ये जो कंपोजिशन पार्ट है ना, कि बच्चों को ये सिखाना है कि एक्चुअली में इसका ट्रांसलेशन करना कैसे है, इंग्लिश लिखनी कैसे है, मैं आपको ये बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। क्योंकि देखो अभी बच्चे पता है क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 80 दिन भी बचे हो, 75 दिन भी बचे हो ना, इंग्लिश में पता है क्या करेंगे, सब बच्चे ग्रामर रटेंगे। और कितने नंबर की आएगी? मात्र 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की ग्रामर आएगी? मात्र 10 नंबर की। अरे यार तुम पूरी ग्रामर छोड़ के भी अगर एक अकेला लेटर तैयार कर लो ना, वो भी 10 नंबर का है। सोचो आप, अकेला लेटर भी 10 नंबर का है, उधर पूरी ग्रामर 10 नंबर की है। वो 6 टॉपिक उसी को तैयार करते रह जाएंगे, उसी को पढ़ते रह जाएंगे, 6 टॉपिक ग्रामर को। इतना नहीं करना है, बहुत सही सी चीजों को बांटना है, बहुत सही से, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है आप लोगों को ना। अब देखो ये लिख लिया द पॉइंट। अब आपको समझ में आया, देखो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। मैं आपको बताऊं, क्लास में मैं मेरे बच्चों को लिखवाता हूं कि आ है, ई है, या फिर ए, इनके साथ अगर है लिखा होता है ना, तो ये टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। लेकिन आप अभी समझ लो कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो द पोइट, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लिखना पड़ेगा? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखो द पोइट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। द पोइट हैज। अब उकेरा है को क्या लिखते हैं? ऐसे लिख दो डिपिक्टेड। अच्छा डिपिक्टेड अगर आपको ना लिखना है ऐसा वर्ड, तो आप पोर्ट्रेट भी लिख सकते हो। देखो अब सही क्या है वो बात है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, है ना। द पोइट हैज डिपिक्टेड या फिर पोर्ट्रेट। अब देखो पोइट की इंग्लिश बना दी कवि ने, काट दो उसको। उकेरा है की बना दी, काट दो उसको, कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है? को बहुत सुंदरता, है ना, स्त्री के दर्द एवं विरह की वेदना। स्त्री के दर्द, स्त्री का दर्द ऐसे लिखो, पेन डिपिक्टेड, पेन ऑफ ए वुमन, पेन ऑफ ए वुमन। अब इसको काट दो, एक स्त्री के दर्द। अब एवं के लिए आपको इंग्लिश मैंने पहले ही बता दी क्या होती है, एंड, एंड लिख दो। अब ये विरह शब्द है, इस, अब देखो अगर आपको हिंदी में ये नहीं पता ना विरह क्या होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम हिंदी वाली है ना। अगर आपको हिंदी में पता है विरह क्या होता है, किसी से बिछड़ना होता है, विरह का पक्षी भी होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। तो विरह का मतलब यहाँ लिखो, देखो एंड विरह की वेदना। वेदना का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, एंड पेन। अब देखो ये जो की लिखा है ना, यहाँ भी जो के लिखा था, इसकी इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बताई थी। का के की इंग्लिश क्या होती है? ऑफ होती है। यहाँ भी देखो हमने ऑफ लिखा है, पेन ऑफ ए वुमेन। अब यहाँ भी लिखो एंड पेन ऑफ, ये विरह है ना, विरह का दर्द मतलब किसी से दूर होने का जो दर्द है वो, है ना। विरह की वेदना की इंग्लिश लिखो पेन ऑफ सेपरेशन। विरह की वेदना की इंग्लिश लिखो पेन ऑफ सेपरेशन। अब देखो एवं की इंग्लिश बना दी, काट दो। विरह की वेदना की इंग्लिश बना दी, काट दो, काट दिया। अब बच गया को बहुत सुंदरता से। सुंदरता से क्या लिखेंगे? सेपरेशन वेरी ब्यूटीफुली। क्या लिख देंगे? वेरी ब्यूटीफुली। क्या लिख देंगे? बहुत सुंदरता से, वेरी ब्यूटीफुली। देखो बन गया, द पोइट हैज डिपिक्टेड या फिर पोर्ट्रेड पेन ऑफ ए वुमन एंड पेन ऑफ सेपरेशन वेरी ब्यूटीफुली। पोइट ने कैसे डिपिक्ट किया है?
बहुत ही सुंदरता से, वेरी ब्यूटीफुली, है ना। अब कौन बच गया उर्मिला के चरित्र में, कौन बच गया उर्मिला के चरित्र में, क्या लिख देंगे इन दी, चरित्र को क्या बोलते हैं कैरेक्टर, इन दी कैरेक्टर ऑफ उर्मिला, है ना। देखो यहां लिख देते हैं। अब ये जो पीछे जो लास्ट बच गया ना इन दी कैरेक्टर ऑफ उर्मिला, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, आगे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में पीछे यहाँ कोमा लगाओ और यहाँ लिख दो इन दी कैरेक्टर ऑफ, है ना। उर्मिला का है ना, देखो उर्मिला के, मैंने क्या बताया था का के लिए क्या लिखना ऑफ, इन दी कैरेक्टर ऑफ, अब लिखना उर्मिला, और उर्मिला का यू सबसे बड़ा रखना, कैपिटल लेटर रखना, क्यों, क्योंकि किसी के नाम का कैपिटल लेटर क्या होता है, किसी के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। बस कितना सिंपल है, देखो द पोइट, अब इसको काट दो, इसका बना दिया ना, द पोइट हैज डिपिक्टेड या पोर्ट्रेड पेन ऑफ ए वुमन एंड पेन ऑफ सेपरेशन वेरी ब्यूटीफुली इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। आप ऐसा भी बना सकते हो, इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला द पोइट हैज डिपिक्टेड या फिर पोर्ट्रेड पेन ऑफ ए वुमन एंड पेन ऑफ सेपरेशन वेरी ब्यूटीफुली। जैसा आपका मन करे आप ऐसा बना लो, पूरा सही है, आपको पूरे 2 में से 2 नंबर देगा अगला। अब आप एक बात बताओ, क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल है क्या ट्रांसलेशन करना, आप कुछ सोच के देखो, क्या बिल्कुल भी मुश्किल है क्या, बहुत आसान है। 10 के 10 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं यार। ये कवि को पोइट बोलते हैं, उर्मिला का उर्मिला लिखना है, चरित्र को कैरेक्टर कहते हैं, एक स्त्री को एक वुमन कहते हैं, के लिए ऑफ लिखना है, दर्द के लिए पेन लिखना है, एवं के लिए एंड लिखना है, विरह के लिए सेपरेशन लिखना है, की के लिए ऑफ लिखना है, वेदना के लिए पेन लिखना है, बहुत सुंदरता से के लिए वेरी ब्यूटीफुली लिखना है, आपको पहले से आता है। उकेरा थोड़ा सा मैं मान सकता हूं, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है, बाकी कहीं भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्री के 10 नंबर हैं, 10 में से 10 लाने हैं अपने को। आगे चलो देखो, और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जिनको आप बहुत मुश्किल समझ रहे थे बच्चे, आसान वाली चीज नहीं बता रहा हूं मैं, जिनको बच्चे क्या समझ रहे थे बहुत मुश्किल। अब अगला देखो, विद्यार्थियों, अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा होती है। अच्छा ठीक है, देखो इसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे। देखो यहां से तोड़ो इसको, दिख रहा है क्या सभी, रेड कलर, ये ले लो, देखो यहां से तोड़ो, देखो इसको उनके से, ये देखो उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा होती है, उनके के लिए क्या लिख दो, ऐसे लिख दो देयर, THEIR देयर, विचारों देयर थॉट्स। आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये वाला पेन दिख रहा है, देयर थॉट्स, देयर थॉट्स, और के लिए इंग्लिश क्या होती है एंड, देयर थॉट्स एंड। अब देखो, अब बात आ गई आकांक्षाओं, अब देखो इसके लिए होता है एस्पिरेशंस। देखो आप लोग भी सभी क्या आकांक्षा पाल के बैठे हो मन में कि हमें क्या बनना है, RS बनना है। इसीलिए देखो, जो बच्चा RS की तैयारी करता है, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, SSC की तैयारी करता है, कोचिंग वाले क्या बोलते हैं कि यू आर दी एस्पिरेंट्स ऑफ RPSC, यू आर दी एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी, यू आर दी एस्पिरेंट्स ऑफ SSC। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है आपके मन में क्या है, आकांक्षा है वो चीज बनने की, है ना। यानी कि आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना होगा एस्पिरेंट्स, उसी से बनता है, उसी की सॉरी नाउन होती है क्या, आकांक्षाओं, जिसको क्या बोलते हैं एस्पिरेशंस, है ना। देयर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस, यानी कि हमने उनके की इंग्लिश बना दी, विचारों की इंग्लिश बना दी, और की इंग्लिश बना दी, आकांक्षाओं की इंग्लिश बना दी, है ना। की बहुधा, बहुधा मतलब बहुत बार, उपेक्षा होती है, देयर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस। अब देखो होती है के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, पता है क्यों, क्योंकि देखो थॉट्स लिखा है, एस्पिरेशंस लिखा है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, लिखेंगे आर, आर। अब देखो बहुधा होता है ना, बहुधा, इसके लिए लिखते हैं कि बहुधा का मतलब ये क्या है पता है, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार, क्या होता है, ऐसा होता है। बहुधा के लिए लिखेंगे ऑफन, ऑफन आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर, है ना, ऑफन, आर ऑफन, है ना। ये लिख दे देखो कि बहुधा उपेक्षा होती है, उपेक्षा के लिए क्या लिखेंगे, आर ऑफन, उपेक्षा मतलब
उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो क्या कह देते हैं, नेग्लेक्टेड, है ना। क्या लिख दो, नेग्लेक्टेड। उपेक्षा होती है मतलब लिख दो नेग्लेक्टेड। या फिर देखो आपको अगर नेग्लेक्टेड वर्ड ना आए तो आपको इग्नोर तो आता है ना, आपकी आपकी भी तो किसी न किसी ने उपेक्षा की है ना, तो इग्नोर लिख दो, एक ही बात है। चलो क्या लिख दो, इग्नोर लिख दो। भाई आपको अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है कि यार उपेक्षा का नेग्लेक्टेड आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप इग्नोर लिख दो। इग्नोर तो आपको बहुत कॉमनली यूज वर्ड है ये, तो इग्नोर, इग्नोर कर दिया मतलब ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षा कर दी, है ना। अब उपेक्षा आपको नहीं आ रहा है कि यार उपेक्षा का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो थोड़ी अलग प्रॉब्लम है ना। वरना आप अगर हिंदी में इसको समझ गए तो आप इग्नोर लिख सकते हो आराम से। देयर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस आर ऑफन नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इतने की इंग्लिश आपने बढ़ा दी, इतने की इंग्लिश आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, है ना। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना चीजें बहुत आसान है। अब देखो, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण। अब क्या देखो, अब इसकी इंग्लिश बढ़ाओ। अनुशासनहीनता की क्या इंग्लिश होती है, इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, और सॉरी अनुशासन है ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऐसे लिखो, डिसिप्लिन। अनुशासनहीनता, अनुशासन डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता इन डिसिप्लिन का कारण, है ना, का कारण। इसका लिख दो रीजन ऑफ, है ना। रीजन ऑफ, ऑफ का मैंने अभी आपको बताया था। कहा के की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ होती है। कारण की इंग्लिश क्या होती है, रीजन होती है। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। बढ़ गया देखो, रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन, क्या लिख दिया, रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन। यानी कि देखो इसका भी क्या बन गया, इंग्लिश बन गई अपनी। अब बचा क्या, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हो रहा है, अनुशासनहीनता। यानी कि देखो अब अपने को इसकी इंग्लिश बनानी, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन, है ना। देखो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, एक मिनट यहां से, आपको पूरा समझ में आएगा। रीजन ऑफ इन डिसिप्लिन। अब देखो उत्पन्न, उत्पन्न की इंग्लिश क्या होती है, उत्पन्न की इंग्लिश क्या होती है, उत्पन्न की इंग्लिश होती है अराइजिंग, है ना। अराइज होना यानी कि उत्पन्न होना, अराइजिंग, उत्पन्न। असंतोष से यानी कैसे लिख दो फिर, अराइजिंग फ्रॉम, है ना, या फिर लिख दो अराइजिंग, से की इंग्लिश क्या होती है, फ्रॉम होती है, अराइजिंग फ्रॉम, अराइजिंग आउट ऑफ, कुछ भी लिख दो, अराइजिंग आउट ऑफ। असंतोष की इंग्लिश क्या होगी, डिस सेटिस्फैक्शन। इसकी इंग्लिश क्या होगी, असंतोष की, आती होगी आप लोगों को, डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, असंतोष की डिससेटिस्फैक्शन। अब देखो उत्पन्न की इंग्लिश आपने बना दी, से की बना दी, इस असंतोष की बना दी। अब विद्यार्थियों के, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कहा के लिए क्या होता है, ऑफ। डिससेटिस्फैक्शन, अब यहीं पे लिख दो, देखो थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे। विद्यार्थियों के असंतोष के लिए क्या लिख दो, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। समझ गए ना आप। देखो मैं पूरी लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ एक बार, सॉरी। द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन अराइजिंग फ्रॉम, या फिर आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि इस पूरे की इंग्लिश बन चुकी है। अब कितना बच गया, देखो कितना सा पार्ट बच गया, उनकी यह भावना है कि, बस उनकी यह भावना है कि, इतना सा पार्ट बच गया केवल मात्र। अब देखो इसकी पूरी की इंग्लिश बना के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे एक बार। अब देखो इसको यहां रखो, देखो ये आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ी सी ऐसे टाइम लग रहा है, आपको बताना पड़ रहा है। बाकी अगर खुद को करना हो तो आप बहुत बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो मेरे को तो दो दो बार लिखने पड़ रहे हैं सेंटेंस। अब देखो ऐसे लिखो, दी, अब इसको सही से बनाओ ना, दी रीजन, क्योंकि रीजन से तो शुरू नहीं कर सकते ना सेंटेंस, दा तो लगाना पड़ेगा। द रीजन ऑफ, इसको रुको व्हाइट पेन से लिखते हैं इसको, ऐसे लिखो, दी रीजन ऑफ, बढ़ा लिया ना आप लोगों ने, देखो तोड़ तोड़ के, इनडिसिप्लिन, है ना, इनडिसिप्लिन अराइजिंग फ्रॉम, देखो तोड़ तोड़ के बनाया, कितना सिंपली बन गया,
और आपको पता है क्या, खूब टाइम मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम कम पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी अच्छी करके जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अराइजिंग फ्रॉम या आउट ऑफ, जैसा वहां लिखा है ना वैसा वैसा बनाते जाओ, और वहां कैसे लिखा है वो आपको समझाया मैंने, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, अब उसके ऊपर लिखा था मैंने ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो क्या बच गया, उनकी यह भावना है कि, अब देखो केवल मात्र पता है कितनी सी इंग्लिश बच गई, उनकी यह भावना है कि, की के लिए तो आप लिख सकते हो, क्या पता है क्या लिख सकते हो, दैट लिख सकते हो, की के लिए यहां क्या लिख लो, दैट, ये पता होगा आप लोगों को थोड़ा, की के लिए इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, दैट, यानी कि दैट देयर, अभी आगे का जुड़ गया, अब इस की को काट दो, उनकी यह भावना है कि, उनकी है भावना की इंग्लिश भी बना सकते हो, उनकी मतलब उनकी किसकी बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की, यानी कि बहुत सारे हैं तो क्या लिख देंगे, देयर, और भावना के लिए क्या लिख देंगे, फीलिंग। टाइम तो नहीं होना, बस 2 मिनट का और बचे, टाइम के लिए क्या लिख देंगे, फीलिंग। अब देखो व्हाइट पेन कर लेते हैं, है ना, अब देखो, अब इस है के लिए क्या लिख देंगे, इस, अब देखो लिख दो, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज लिख दिया, अब देखो इज, उनकी यह भावना, अब काट दो इसको, इज देयर, है ना, भावना के लिए इंग्लिश क्या होती है, भावना के लिए कि भावनाओं को समझो, क्या होती है, फीलिंग, इज देयर फीलिंग्स, या फीलिंग लिख दो तब भी सही, इज देयर फीलिंग, हो गया, भावना तक हो गया। अब देखो की से शुरू है, यहां से वापस, दैट, आगे लिखो, देखो, देयर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस आर ऑफन नेग्लेक्टेड। अब देखो इसकी फोटो खींच लो, आप जो करना आप कर लो, ये पूरा मैंने एकदम एग्जैक्टली बना दिया ना, दिख रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है, देखो कितनी सिंपल चीज थी, है ना, कितना आसानी से आप 10 नंबर ला सकते थे, आप एक बार सोच के देखो कि कितनी आसानी से आप कितने नंबर ला सकते थे, 10 नंबर, बहुत बहुत आसान है। बाकी किसी सब्जेक्ट की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जाए क्या पता वो आपके काम आ पाए, काम ना आ पाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन ना पूछा जाए ना, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहाँ आपको जो पढ़ाया जाएगा इस इंग्लिश के अंदर, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो पक्का एग्जाम के अंदर आने वाला है ना, और आप खूब नंबर लाओगे, 90-95 नंबर की इंग्लिश है ना, आप खूब 70-80 नंबर लाओगे आराम से, आप बिल्कुल ऐसे घबराओ मत, ऐसे सोचो मत, थोड़ा सा तैयार होके जाओ, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओ, आप सोचा बिना पढ़े जाओ और वहां नंबर ले आओ, जैसा घिसा पिटा पहले से पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ के चले जाओ तो नहीं आएंगे नंबर, तो 30-40 नंबर ला पाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सही तरीके से सही चीजों को सही पढ़ के जाओ, बिल्कुल नंबर आएंगे। ये ट्रांसलेशन देखो मुश्किल ट्रांसलेशन है, आपको भी पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोचो मैंने इस इतनी मुश्किल चीज को भी अगर इतना सिंपल तरीके से बताया, तो जो सिंपल है उसका तो मैं क्या कर दूंगा, ये सोचो, एक नंबर नहीं कटने दूंगा आप लोगों का, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, इतनी मुश्किल चीज में जब मैं नंबर नहीं कटने दे रहा हूं ना, तो आसान चीजों में एक नंबर भी नहीं कटेगा। और मैं आपको बताता हूं इस आरएस के पूरे पेपर में ना, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन ही मुश्किल है और थोड़ा पैराग्राफ है, अगर ये मैं आपको सिखा दूं ना, आपका कहीं कोई नंबर नहीं कटने वाला है ना, और मैं आपको बहुत आसानी से सब चीजें सिखा दूंगा, ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल सेंटेंस है, बाकी चीजों में सोचो अगर इतना आप सीख के चले गए, मैं तो इससे भी एक कदम आगे सिखाऊंगा आपको, इतना आप सीख के चले गए, लेटर लिखने में पता आप कितना टाइम लगाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप मात्र 2 मिनट 120 सेकंड के अंदर अंदर पूरा लेटर लिख के रख दोगे। लोग लेटर से डरते हैं, छुपते हैं कि यार लिखना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आप मेरे से सीख के जाना सही से लेटर, आप क्वेश्चन पेपर मिलते ढूंढोगे कि लेटर कहां है, मात्र 100 सेकंड में लिख के छोड़ देता हूं उसको, तो मात्र 100 सेकंड में लिख के खत्म कर दूंगा मैं लेटर को, 10 नंबर पक्के वही, है ना, आप ढूंढ ढूंढ के सवाल करोगे, आप ग्रामर में देखना, आप जब एरर फाइंड करने वाला अभी आप डरते हो उससे, वहां आप ढूंढोगे कि यार ये रही ये रही, ये एरर है इसमें, ये एरर है, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन करके रख दोगे, इतना ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका बदलो, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से सीख के जाओ, और ये जो वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, इस 2-3 बार देखो इस वीडियो को, सही से समझो कि मैंने मतलब कैसे इतनी मुश्किल चीज को इतना आसानी से किया है, 1-2 बार आप देखो आपको समझ में आएगी चीजें, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है इस ट्रांसलेशन को करने की, इसको तोड़ तोड़ के आप करो, इसको तोड़ तोड़ के करो, इसको सीखो, सही से चीजें सीखो, बहुत फायदा मिलेगा आपको।
बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप जो रिजल्ट नहीं ला सकते हो, वो इस सब्जेक्ट में आप बहुत कम मेहनत करके ला सकते हो। लेकिन थोड़ी-सी इसके अंदर ये है कि आप इसको अपने आप से तैयार नहीं कर सकते देखो। ये आप मेरी बात आप मान के चलना, एक अटेम्प्ट है, खो मत देना। ये सुनहरा मौका हो सके मतलब जीवन में बार-बार नहीं मिलता है, मिलता भी है तो परिस्थितियाँ बदल जाती है देखो। जो अवसर आज, जो समय आज और जो मौका आज है ना आपके पास, वो अगली बार ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, बहुत सारी सिचुएशंस बदल जाएगी, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा ना। तो इस मौके को किसी भी कीमत पे अपने हाथ से मत गँवाना। सही से आप सही इंसान से सही चीज़ें सीख के जाना, खूब फ़ायदा मिलेगा। खूब फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना? बाकी देखो, इस वीडियो को 1-2 बार देखना और जो मैंने पहले वीडियो डाला है उसके अंदर आप वो जो मैंने सिलेबस को समझाया है और किया है वो आप वीडियो देखना, सिलेबस को अच्छे से समझना, देखना उसके बाद आप तैयारी शुरू करना। बाकी आगे का वीडियो मैं कल डालता हूँ, उसमें क्या कुछ चीज़ें वो अब मैं आपको और आगे समझाता हूँ। ऐसे करके मतलब डेली कुछ ना कुछ आपको नया और कुछ ना कुछ अच्छा आपको ज़रूर देंगे हमारे लक्ष्य आरएस के इस प्लेटफ़ॉर्म से। धन्यवाद जी।